हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर जीके पेपर। ये हमारा सेट 7 है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओमान की ऑथर जोका लार्थी वॉन द 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। यानी कि जो ओमान की ऑथर है जोका लार्थी, उन्होंने 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जीता है। तो वो कौन सी नॉवल के लिए जीता गया है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए। ये आप याद रखिएगा। आगे जो सेलेस्टियल बॉडी है, देखिए ये थी वो बुक जिसके लिए उन्हें प्राइज़ दिया गया था। और जो बुकर प्राइज़ है 2019 का वो दिया गया है मार्गरेट एटवुड को और बेरेंडन एवरिस्टो को, दोनों को ये ज्वाइंट प्राइज़ दिया गया है। आगे विच एम्परर्स आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। यानी कि जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी उसमें जो महाराणा प्रताप ने थे किस मतलब राजा की आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा अकबर की लड़ाई किस लड़ी थी। आइए बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में जो हुई थी 1576 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। 1576 में ये बैटल हुई थी और किन किन के बीच हुई थी? एक तो राणा ऑफ मवार यानी कि जो महाराणा प्रताप सिंह थे जो मेवाड़ के राजा थे, और मुगलों की जो सेना थी तो उनको जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे मान सिंह, ठीक है, जो कि अकबर की तरफ से थे। मान सिंह वन ऑफ अम्बेर, ठीक है। आगे व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। यानी कि जो इंडिया का रैंक था HDI रैंक, जिसे कि हम HDI बोलते हैं, उसमें इंडिया का रैंक 2018 में क्या था? तो इसका हमारा सही आंसर था 130 रैंक था। बट अब जो 2019 की रैंकिंग आ गई है तो उसमें हमारा इंडिया का स्थान हो चुका है, हम एक पोजीशन अप आ चुके हैं, तो हमारा रैंक है अब 129। ये था 2019 का। आगे देखिए इंडिया स्पोर्ट्स 129 रैंक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये HDI रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। और ये 2019 का जो मतलब टॉप 5 कंट्रीज थी वो थी, फर्स्ट नंबर पे था हमारा नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और जर्मनी एंड हांगकॉन्ग। और जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज थे उनका रैंक था श्रीलंका का 71, काफ़ी हमसे आगे हैं, ठीक है। इंडिया का 129, भूटान का 134, बांग्लादेश का 135, पाकिस्तान का 152 और अफगानिस्तान का 170। और जो HDI होता है वो किस पैरामीटर पे मापा जाता है? तो इसके 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक आदमी की जो औसत आयु कितनी होगी। एक उसकी एजुकेशन है, यानी कि हमारा उस कंट्री का लिटरेसी रेट कितना होगा। और एक पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक आदमी उस कंट्री में कितना कमाता है। इन तीनों पैरामीटर्स को रख के HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है, और ये तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और हमारे इंडिया की रैंकिंग है 129 इस बार, ठीक है, आप याद रखिएगा। और फर्स्ट नंबर पे हमारा नॉर्वे, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। आगे हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। यानी कि जो कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज है एक, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ग्रेस मूरे होपर, इनके द्वारा ये कोबोल लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी। कोबोल लैंग्वेज क्या थी? एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, यानी कि ये एक बिजनेस पर्पस के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ताकि जो बिजनेस यूज़ है उसके लिए ये स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसे डेवलप किया गया था ग्रेस मूरे होपर के द्वारा। आगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि सेंसस 2011 के हिसाब से किस स्टेट में हाईएस्ट डेंसिटी थी पॉपुलेशन की। अब यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछते तो वो उसका आंसर होता हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे पूछा हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कि एरिया तो छोटा है पर उसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी कि डेंसिटी हम कैसे मापते हैं कि एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बिहार, यानी कि बिहार में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। और अगर आपसे लीस्ट पूछें तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसमें मात्र जो 1 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया, उसमें सिर्फ मात्र 17 लोग ही रहते हैं, ठीक है। तो सबसे लीस्ट डेंसिटी एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश, और जो मोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी है तो उसका आंसर होगा हमारा बिहार में। आगे डैश इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय बैंडिंग caused by segregation of different types of rock, typically light and dark silicates। यानी कि एक इसी तरह का मेटामॉर्फिक रॉक जो कि बनता है, जो सिलिकेट्स होते हैं उनके जो टूटने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है जेनेसिस। बाकी भी ये जो सारे टाइप दे रखे हैं ये भी हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के ही टाइप हैं। देखिए ये है जेनेसिस की एक तरह की पिक्चर, इस तरह से ये बनता है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन इंडिया। यानी कि जब हम अवार्ड की बात करें जो कि हमारे मिलिट्री वॉर टाइम के दिए जाते हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट अवार्ड हमारा कौन सा होगा, तो इसका हमारा सही आंसर होगा परमवीर चक्र। ये हमारा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। यानी कि अगर कोई सोल्जर है जो कोई भी मतलब लड़ रहा है हमारे बैटल फील्ड में, तो उसके सबसे हाईएस्ट अवार्ड हम कौन सा देते हैं, तो वो होता है परमवीर चक्र। देखिए ये हमारे हैं वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री मतलब बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये हमारा परमवीर चक्र है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन द इंडिया अवार्डेड फॉर नेशनल ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। यानी कि जब दुश्मन के सामने कोई ब्रेवरी दिखाए, यानी कि बहादुरी दिखाएं, तो उस समय यह हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में महावीर चक्र। ये हमारा सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया है एंड इज अवार्डेड फॉर द एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि हम अगर दुश्मन के सामने कोई लड़ाई लड़ें, चाहे कहीं पे भी हो, लैंड में हो, वाटर में हो या फिर एयर में हो, उस समय ये दिया जाता है। और हमारा थर्ड में जो आता है वो होता है हमारा वीर चक्र। अगर हम शांति के समय बात करें, यानी कि वैसे हम कोई मतलब शांति के टाइम था, कोई बैटलफील्ड नहीं था, तब हम उसको बहादुरी दिखाएं, किसी की जान बचाएं, तो उस समय जो अवार्ड दिया जाता है सबसे हाईएस्ट होता है हमारा अशोक चक्र। एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर द वैल्यूर करेजिस एंड एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। यानी कि एक तरह से काफ़ी आपको बहादुरी दिखाना, पर कोई बैटलफील्ड में ना दिखाना। इट इज़ दी पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द परमवीर चक्र। यानी कि जो परमवीर चक्र है उसके बराबर का ये अवार्ड है, बट ये पीस टाइम अवार्ड है। और जो परमवीर चक्र है वो हमारी जो दुश्मन के सामने लड़ाई होती है उसमें ये अवार्ड दिया जाता है। और जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो आता है कीर्ति चक्र, और थर्ड नंबर पे शौर्य चक्र। ये भी याद रखिएगा, अशोका चक्र हमारा पीस टाइम में फर्स्ट अवार्ड, फिर हमारा कीर्ति चक्र, और थर्ड नंबर पे हमारा आएगा शौर्य चक्र। और इसमें वॉर टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, आगे, इंडिया लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप फॉर हाउ मैनी टाइम्स इन अ रो इन मार्च 2019। यानी कि इंडिया ने जो हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, तो उसको कितनी बार मतलब लगातार जीता, तो ये था हमारा आंसर इसका 5 टाइम्स। ठीक है, आगे, जो हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन था ये फाउंड किया गया था 1997 में। ये एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल प्लेइंग नेशन साउथ एशिया, यानी कि जो साउथ एशिया में फुटबॉल नेशंस हैं उनके बीच एक मैच होता है, एंड इज पार्ट ऑफ द लार्जर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। मेंबर्स कौन कौन से थे इसके, बांग्लादेश था, इंडिया था, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। भूटान ज्वाइन द फेडरेशन इन 2000 एंड अफगानिस्तान इन 2005 में। आगे, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। यानी कि हमारे संविधान के हिसाब से अगर कोई पंचायत है हमें बनानी है, तो हम ऐसी स्टेट में नहीं बना सकते जिनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या एक्सीड नहीं कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 20 लाख। 20 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है तो हम उसमें पंचायती नहीं बना सकते। आइए पंचायती राज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा पंचायती राज बनाया गया था इंडिया में, वो बनाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कि हमारे जो आर्टिकल था 243, उसमें जो पार्ट 9 था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़ा गया था। तो इसके लिए जो शेड्यूल बनाया गया था वो था हमारा 11th शेड्यूल रिलेटेड टू। और जो फादर ऑफ पंचायती राज कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं बलवंत राज मेहता। इनके अंदर एक समिति बनी थी जिन्होंने जो हमारा 3 टायर सिस्टम था जो भी हमारे चल रहा है प्रेजेंटली, वही प्रपोज किया गया था इनके द्वारा ही। और जो महात्मा गांधी थे वो भी चाहते थे कि हमारे इंडिया में जो मतलब व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, वो गांवों से चले, क्योंकि गांव ही हमारे इंडिया को बनाते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 40 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स का, उसमें भी साफ मेंशन किया गया है कि जो मतलब पंचायती राज है उनका एस्टैब्लिशमेंट हमारे इंडिया में किया जाए, क्योंकि जो पावर है जिनकी सत्ता का रूप है वो सब में बराबर बंटना चाहिए, जिनकी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में भी ये बात लिखी गई है। आगे, और जो 74 अमेंडमेंट आया था वो था हमारा म्यूनसिपैलिटी के लिए। ठीक है, जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थे ये भी 1993 में किया गया था, और इसके लिए जो शेड्यूल जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो था 12th शेड्यूल। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट। यानी कि किसने ये बताया था कि जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को बाहर फेंक देती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसे जाना जाता था ग्रिशम लॉ के नाम से। इस लॉ का मतलब क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए आप, हमारी जो सरकार है उसमें मान के चलिए आप मतलब चांदी के सिक्के चल रहे हैं, और सरकार ने क्या किया, चांदी के सिक्के बदलकर वो तांबे के सिक्के ले आई। तो आप लोग क्या करेंगे, चांदी के सिक्के तो आप संभाल कर रख लेंगे अपने पास,
ठीक है। जो तांबे के सिक्के होंगे वो आप यूज़ करने लग जाएंगे अपने रेगुलर वर्क में, जो आप मनी के लिए यूज़ करते थे। तो यानी कि क्या हुआ, तांबे के सिक्के आए, तांबे के सिक्के चांदी से तुलना में बैड थे, तो तांबे के सिक्कों ने क्या किया, जो गुड मनी थी उसे मार्केट से बाहर फेंकवा दिया, आप उसे संभाल के रखने लग गए। तो यही लॉ कहता था हमारा ग्रीशम लॉ कि जो बैड मनी थी वो ड्राइव्स आउट गुड मनी। आगे, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल डांस फोक डांस गुतिप्पा बिलोंग टू, यानी कि जो ट्रेडिशनल डांस है गुतिप्पा वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा उड़ीसा से। ये डांस है उड़ीसा का, और उड़ीसा के जो पॉपुलर और डांस हैं उनके नाम है उड़ीसी, जो कि क्लासिकल डांस भी है, सवारी, घुमारा, पाइक, छऊ, गोतिपिया एंड संबलापुर। ठीक है, ये फेमस डांसेस हैं जो कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। आगे, कोलेरू लेक विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि जो कोलेरू लेक है वो इंडिया के कौन से मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हैं, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की और को इंपॉर्टेंट लेक है जो भी पेपर में पूछी जाती है अक्सर, उसका नाम है पुलिकत लेक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों ही लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश की, कोलेरू लेक और पुलिकत लेक। और हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो कैपिटल था वो बना था, हमारा स्टेटहुड बना था 1 नवंबर 1956 को। अभी इसकी जो कैपिटल है वो तो है हैदराबाद, और अमरावती इस कैपिटल की प्रमोस है, क्योंकि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना और अभी आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल है। बट जो आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी कैपिटल बनाने की सोची है वो सोची है अमरावती को 2024 तक। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 13, गवर्नर है विश्वेश्वर हरिचंद्र, चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, लोकसभा सीटें यहाँ पे है 25 और राज्यसभा की सीटें यहाँ पे है 11 सीटें। और आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री टच होती है वो टच होती है तेलंगाना से, उड़ीसा से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। ठीक है, ये 4 स्टेट से बाउंड्री टच होती है आंध्र प्रदेश की। आगे, द पावर टू इंक्वायर इनटू एंड डिसाइड ऑल द डाउट्स एंड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन, यानी कि अगर आपको मतलब इलेक्शंस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी कोई डाउट वगैरह आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसकी जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है, क्योंकि तो सारे डाउट्स वगैरह फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी डिसाइड करने के लिए, कोई डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसका सही आंसर होगा हमारा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल है हमारा 324। ठीक है, आगे, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशंस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गटायर, क्योंकि जो गटायर होता है घेंगा रोग होता है, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं, जो कि गले में हमारे हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा आयोडीन। तभी तो बोलते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसमें जो हमें सॉल्ट लेना चाहिए वो उस सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, ताकि वो हमें घेंगा रोग से बचा सके। जो पहाड़ी लोग होते हैं वहाँ पर थोड़ी सी इसकी कमी ज़्यादा पाई जाती है। आगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय द यूज़ ऑफ, यानी कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए थे वो किस पहचान से जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ट्रांजिस्टर्स। असल में जब कंप्यूटर बने थे तब वो पहले यूज़ किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी लार्ज होती थी और हैवी होती थी, यानी कि अगर एक कंप्यूटर हमने बनाया है तो वो एक कमरे तक का कंप्यूटर बन जाता था। फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर ने जो क्या था कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा मतलब कम कर दिया। फिर धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर्स आने लगे, उससे भी साइज़ कम हो गया। फिर हमारी जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि जो सिलिकॉन की चिप्स आने लगी। अब तो कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, मतलब कम हो गया साइज़, बट पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर का साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। तो हमारा जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो बेस्ड था ट्रांजिस्टर्स पर। इन द फेमस रोहिला वार इन द ईयर 1774 द रोहिलास वर डिफीटेड बाय द नवाब्स ऑफ द नेम्ड एज, यानी कि जो रोहिला वार हुई थी 1774 में वो रोहिला को डिफीट किया गया था नवाब ऑफ औध के द्वारा, अवध के द्वारा। तो उसमें नवाब कौन था उस समय, तो वो नाम था शाहजूदौला। ठीक है, आइए वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो रोहिला वार हुई थी हमारी फर्स्ट 1773 और 1774 में, वो थी शाहजूदौला था एक तरफ से नवाब ऑफ अवध थे ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर, यानी कि जो मुगल एम्परर के बिहाफ में थे, और उनके साथ सपोर्ट कर रहा था हमारा ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे इंडिया मतलब नवाब को। और जो रोहिला थे वो अफ़गान के रूलर्स थे रोहिलखंड में। तो एंड में क्या हुआ था, जो नवाब थे वो जीत गए थे और रोहिलास हार गए थे। विच ऑफ द फोर्सेज हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा फोर्स है जो कि जो स्विमर्स होते हैं यानी कि जो तैराक होते हैं उन्हें तैरने में मदद करता है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स ये होता है कि जिसमें मतलब हमें तैरने में मदद मिलती है। आपने अगर कभी करके देखा हो, जैसे कि हमारे घर में बाल्टी होती है, आप उसमें अगर
एक कप डुबो तो आपको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर आप उस कप को छोड़ दें तो वो जितना ज़ोर आपने लगाया था उस कप को डुबोने में, वो उतना ही ज़ोर से बाहर निकलेगा। तो उसी हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं, यानी कि वो जो पानी है वो हम पे फिर से वही प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से तैराक होते हैं वो तैर पाते हैं पानी में, क्योंकि पानी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है जितना कि हम पानी पे लगाते हैं, इसलिए जो तैराक हैं वो तैर पाते हैं। आगे, विच इज़ अ न्यू स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन जून 2018, यानी कि आंध्र प्रदेश की न्यू जो बर्ड है, स्टेट बर्ड है, वो कौन सी है? तो इसका आंसर सही होगा रोज रिंग्ड पैरेट। 2018 के बाद जब 2000 जून में जब हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया था, तो आंध्र प्रदेश ने अपने जो नए स्टेट सिंबल्स थे वो साइन किए थे। तो आपको दिखा देती हूँ बाकी के सिंबल्स। तो देखिए ये कितनी अच्छी पिक्चर है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो नया वर्ड है रोज रिंग्ड पैरेट, ये इसकी फ़ोटो है, और उसका फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है जैस्मीन, और जो एनिमल है वो है ब्लैक बक, और जो ट्री है वो है नीम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बर्ड है रोज रिंग्ड पैरेट, ट्री है नीम, एनिमल ब्लैक बक, एंड फ्लावर है जैस्मीन। विच रिवर इज़ दी पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट, यानी कि जो पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा गोदावरी नदी पर ये बनाया जा रहा है। द पोलावरम प्रोजेक्ट इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरीगेशन नेशनल प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एंड द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर है। बस आप ये याद रखिएगा दोनों पॉइंट, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। विच कंट्री वॉन द 2019 सुल्तान अल्जन शाह हॉकी कप टाइटल, क्योंकि कौन सी देश ने सुल्तान अल्जन हॉकी शाह कप जीता था? इसका सही आंसर था हमारा साउथ कोरिया ने 2019 का जीता था। अभी 2020 का पोस्टपोन कर लिया गया था, बट अब फिर से इसकी नई डेट्स आ चुकी हैं। सुल्तान अल्जन शाह कॉपी जो हॉकी कप था वो मतलब मलेशिया में खेला जाता है, हर साल खेला जाता है। ये 1983 में हुआ था, एक बाइनल कॉन्टेस्ट था, बट इसके बाद ये टूर्नामेंट काफ़ी फेमस बन गया। फिर इसके बाद 1988 में तो ये एनुअल इवेंट बन गया, यानी कि ये हर साल होने लग गया, और ये हर साल हमेशा ही मलेशिया में ही होता है। Who among the following was awarded the third Sayaji Ratna Award in November 2018, which has been established in the memory of erstwhile Brodda ruler Sayaraju गायकवाड़ III, यानी कि एक बड़ौदा के रूलर थे सयाजी राव गायकवाड़ III, तो उनकी याद में ये एक अवार्ड बनाया गया था, सयाजी रत्ना अवार्ड। ये अवार्ड बनाया गया था 2013 में, जो उनकी 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उनको याद करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया था। तो 2018 का इस अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर था अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। ये बड़ौदा के रूलर थे सयाजी राव गायकवाड़, और ये अवार्ड शुरू किया गया था 2013 में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, यानी कि जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी होती है, यानी कि जो कढ़ाई होती है चिकनकारी की, वो किस जगह सबसे ज़्यादा फेमस है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। देखिए ये कुछ इस तरह की होती है, जो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी आपने देखी होगी अपने घरों में भी। ये एक तरह का ट्रेडिशनल स्टाइल है लखनऊ का। ठीक है, लिटरली ट्रांसलेटेड द वर्ड मीन्स एम्ब्रॉयडरी। जो चिकनकारी का मतलब ही होता है वो होता है एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, आगे, एज ऑफ मई 2019 विच प्लेयर हैज स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल रन्स इन द वर्ल्ड इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट कंबाइंड, यानी कि तीनों के फॉर्मेट्स को मिला दें, टेस्ट मैच, ओडीआई मैच और T20 वर्ल्ड फॉर्मेट को मतलब मिला दें, तो इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसके सबसे हाईएस्ट रन्स हैं? तो इसका सही आंसर होगा वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकंड टाइम, इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट सेकंड टाइम किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जोको विडोडो को सेकंड टाइम प्रेजिडेंट चुना गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल है अभी जाकार्ता। ठीक है, ये एक साउथ एशियन कंट्री है, और जो इसका करेंसी है उसका नाम है रुपी। ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला रुपी नहीं है, बल्कि ये अलग है। ठीक है, और जो साउथ मतलब इंडोनेशिया ने जो अपनी कैपिटल चेंज करने का प्लान बना रखा है, उसका नई मतलब जो कैपिटल होगी वो बनेगी ईस्ट कालीमंतन, क्योंकि क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ईस्ट कालीमंतन। आगे, विच डे हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज़ बाय द यूनाइटेड नेशन, यानी कि किस तरीके को मतलब डे बनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि ऐसा दिन मनाया जाता है ताकि जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि जो विभिन्नता है हमारे, उसे बचाने के लिए, ताकि उसकी अवेयरनेस बढ़ा सकें,
तो कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 22 मई। 22 मई ऑफ इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी हियर। थैंक यू।